गुड मॉर्निंग बच्चों। सब कैसे हैं? सब मस्त। हाँ, बारिश की मौसम चल रही है, बरसात हो रही है। बरसात का भी मजा लीजिए और साथ में केमिस्ट्री पढ़ने का माहौल बनाइए। जब तक आप माहौल बनाएंगे नहीं, आप पढ़ नहीं पाएंगे। और जब तक पढ़ेंगे नहीं तो सब्जेक्ट पे पकड़ कैसे बनेगी? अगर आपको बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है तो आपको सब्जेक्ट को समय देना होगा। अपने लाइफ का यह जो है एक स्वर्णिम समय रहेगा जब आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि विलियन हमें विभिन्न सांद्रताओं को व्यक्त करने वाले पद। तो आज हम देखेंगे कि ठोसों की द्रवों में विलेयता किस प्रकार होती है। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? ठोसों की द्रवों में विलेयता। ठीक, ठोसों की द्रवों में विलेयता। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है कि ये विलेयता है क्या। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि किसी एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके। ठीक है, किसी एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ग्राम में है और वो 100 ग्राम विलायक में घुलता है, इसलिए इसकी इकाई जो होगी वह ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक में। ठीक, दूसरा तरीका आप समझ सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं कि एक निश्चित ताप पर, या दूसरी परिभाषा कह सकते हैं विलेयता की, निश्चित ताप पर विलेय ठोस पदार्थ के मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर विलियन में घुल गई हो उसे पदार्थ की विलेयता कहते हैं। ठीक है, निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की मोलों में वह अधिकतम मात्रा जो 1 लीटर विलियन में घुल गई हो उसे पदार्थ की विलेयता कहते हैं। ओके, इसकी इकाई जो होती है वह मोल प्रति लीटर। चलिए बारी बारी से एक एक को दोनों परिभाषाओं को अपन देख के समझते हैं। विलेयता, विलेयता साथ पे पेन कॉपी निकाल के लिख सकते हैं मेरे साथ। ओके, ठीक, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित निश्चित ताप पर, ठीक, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ, और ये जो ठोस पदार्थ है ये क्या है? यही विलेय है ना। ठोस पदार्थ, एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा, वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके, जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। विलेयता कहते हैं। ठीक है,
एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ यानी कि विलेय की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके उसे क्या कहते हैं, उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। ठीक, तो इसकी जो इकाई है यह है ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक। ठीक है, इसे इसकी विलेयता कहेंगे। ठीक है भाई, या इसकी दूसरी परिभाषा, अगर लीटर में हो विलायक तो, और जो विलेय पदार्थ है जो ठोस है उसकी मात्रा को हम मोल में दिखाएं, किसमें दिखाएं, मोल में, तब जाके उसकी विलेयता की जो परिभाषा होगी वो किस तरीके से होगी। एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ के एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ, अभी ठोस पदार्थ क्या है, विलेय, ठोस पदार्थ के मोलों की, ओके, अब इस किसमें है, मोल में है, मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर विलियन में घुला हो, है ना, 1 लीटर विलियन में घुला हो। ठीक, उसे क्या कहेंगे, उस पदार्थ की, है ना, उस पदार्थ की विलेयता कहेंगे, विलेयता कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ के मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर विलियन में घुला हो, 1 लीटर विलियन में घुला हो, उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। ओके, इसकी इकाई की बात करें तो इसकी इकाई क्योंकि घुलने वाले पदार्थ वो किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, मोल, तो मोल प्रति लीटर, ये इसकी इकाई होगी। ठीक, तो इस तरीके से आप विलेयता को समझ सकते हैं। ठीक, ओके, चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया, समझ आया ना। विलेयता, एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। ठीक, इसकी इकाई है ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक। अगर लीटर में हो आयतन और विलेय पदार्थ को जो है मोल में प्रदर्शित करें तो एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ के मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर विलियन में घुली हो उसे क्या कहेंगे, उस पदार्थ की विलेयता कहेंगे। इसकी इकाई जो होगी वह मोल प्रति लीटर होगी। ये जब हम इसकी गणना करते हैं, शो करते हैं, तब हमको उनकी इकाइयां जो है दिखानी पड़ती है कि कितने ग्राम कितने में घुला हुआ है या कितने मोल कितने आयतन में घुला हुआ। ओके, ठीक है, चले आगे। ओके, तो हमारा टॉपिक चल रहा है ठोसों की द्रवों में विलेयता। ठीक, अब बात आती है कि किसी पदार्थ की जो विलेयता है वो किसी विलायक में कितना घुल सकता है।
ओके, तो जितना घुल सकता है अधिकतम मात्रा एक सामान्य ताप पर, है ना, वे विलयन जिसमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, है ना। निश्चित ताप पर, ताप यहाँ पर क्या होता है, निश्चित रहता, ओके। निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ का अधिकतम मात्रा जो किसी विलयन में घुली हो वह क्या कहलाता है, उसकी संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है भाई, ओके, मतलब अधिकतम जितना घोल सकते हैं उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, वे विलयन जिसमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। वे विलयन, विलयन जिसमें, जिसमें विलेय पदार्थ, पदार्थ की अधिकतम, अधिकतम मात्रा घुली हुई हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, है ना, संतृप्त विलयन कहते हैं। वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई होती है उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे ताप जो होता है वह स्थिर रहता है, तो संतृप्त विलयन में उसी ताप पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता। ओके, संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन में उसी ताप पर, उसी ताप पर पदार्थ की, पदार्थ की और अधिक, अधिक मात्रा, मात्रा नहीं, नहीं घोली जा सकती। ओके, जा सकती है, समझ में आ रहा है। संतृप्त विलयन में उसी ताप पर, जिस ताप पर वो अपन बात कर रहे हैं उसी ताप पर पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। मान के चलो हमने यहां पे कुछ इस तरीके से पानी लिया, है ना, H2O लिया। अब यहाँ क्या करते हैं, हम चम्मच से जो है शक्कर ऐड करते जाते हैं। ठीक, यहाँ पे हम शक्कर ऐड करते जाते हैं, जैसे शक्कर मिलाते जाएंगे और घोलेंगे घुलता जाएगा, मिलाएंगे घोलेंगे घुलता जाएगा, ऐसे ही करते 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 लाए शक्कर मिलाए घोलो घुलता जाएगा, लाए शक्कर मिलाए घोलो घुलता जाएगा। लेकिन एक समय ऐसी आएगी कि शक्कर अगर लाएंगे और घोलेंगे तो हम चाह कर भी जो है उस शक्कर को घोल नहीं पाएंगे। तो घोलते घोलते जो विलयन बनता है जहां पदार्थ की और मात्रा नहीं घुल सकती, है ना, जो एक ऐसा विलयन बनता है जिसमें पदार्थ की और अधिक मात्रा जो है नहीं घुल सकती, है ना, विलेय की और मात्रा, मात्रा नहीं घुल सकती, नहीं घुल सकती। ठीक, तो ऐसे जो विलयन बनते हैं इन विलयन को क्या कहा जाता है, संतृप्त विलयन। कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो ताप है वो कैसा रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, है ना, ताप जो है स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, स्थिर ताप पर यहाँ पर जो है और विलेय की अधिक मात्रा नहीं घुलेगी। कैसे, क्योंकि हमने जितना घोलना था हमने घोल दिया है, उससे और अधिक जो है विलेय नहीं घुलेगा। तो इस प्रकार जो बने विलयन होते हैं ऐसे विलयनों को संतृप्त विलयन कहते हैं। ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है भाई,
ओके, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन में उचित ताप पर पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। ओके, तो ये क्या है? संतृप्त विलयन। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक हो गया, चलिए। हाँ, अब सामान्यतः यह देखा गया है कि ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में ही घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में। ओके, ठीक है। ध्रुवीय पदार्थ जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आदि ध्रुवीय विलायक पानी में ही घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय पदार्थ जैसे नेफ्थलीन अध्रुवीय विलायक बेंजीन में घुलते हैं। ओके, यह ऐसा नहीं होता है कि ध्रुवीय पदार्थ को हमने अध्रुवीय विलायक में घोला या अध्रुवीय पदार्थ को हमने ध्रुवीय विलायक में घोला। तो यहां पर ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायक में ही घुलते हैं और अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में ही घुलते हैं। ओके, चलो देखते हैं इसको। यह प्रेक्षित यानी कि देखा गया है, यह प्रेक्षित किया गया कि ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में तथा अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय विलायकों में ही घुलते हैं। ठीक है। यह देखा गया है कि जो ध्रुवीय पदार्थ होता है वह केवल ध्रुवीय विलायकों में तथा जो अध्रुवीय पदार्थ होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कुछ ध्रुवीय पदार्थ देखते हैं। ध्रुवीय पदार्थ, ठीक, हमारे पास कुछ ध्रुवीय पदार्थ हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, ये ध्रुवीय पदार्थ हैं। ये ध्रुवीय पदार्थ जो हैं ये किन में घुलेंगे? ध्रुवीय विलायकों में। ध्रुवीय विलायक, तो हमारे पास ध्रुवीय विलायक कौन है? यह है H2O यानी कि पानी। हमारे पास जो ध्रुवीय विलायक है वो कौन है? पानी। ओके, तो ध्रुवीय पदार्थ केवल ध्रुवीय विलायकों में ही घुलेंगे। ऐसे ही हम देखते हैं कुछ अध्रुवीय पदार्थ और कुछ अध्रुवीय विलायक। अध्रुवीय पदार्थ की बात करें तो नेफ्थलीन। ओके, डामर गोली सुना होगा, नेफ्थलीन। अध्रुवीय पदार्थ नेफ्थलीन जो है अध्रुवीय विलायक का एक उदाहरण है बेंजीन। ठीक, बेंजीन। तो नेफ्थलीन जो है बेंजीन में घुलता है क्योंकि यह अध्रुवीय पदार्थ है और अध्रुवीय विलायक में ही घुलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? इस तरीके से ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि, है ना, क्या होंगे? अध्रुवीय पदार्थ कभी भी ध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलेंगे
और ध्रुवीय पदार्थ कभी भी अध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलेंगे। आपको अगर घोलना होगा ध्रुवीय पदार्थों को तो उसके लिए जो विलायक होगा वो ध्रुवीय विलायक ही चाहिए और अध्रुवीय विलायकों को घोलने के लिए अध्रुवीय विलायक ही चाहिए। ठीक है, ओके, तो यह देख सकते हैं। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, आगे देखते हैं ऐसा क्यों होता है कि ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलायकों में ही घुलता है और अध्रुवीय विलायक तो अध्रुवीय विलेय या पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, अभी हमने देखा कि ध्रुवीय विलायकों में ही घुलते हैं, अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायक, अर्थात यहां पर समान विलायक समान विलेय को ही घोलता है, यानी कि समान समान को घोलता है। ओके, कुछ ठोस पदार्थ जैसे शर्करा, ग्लूकोज, स्टार्च एवं एल्कोहल आदि ये जो है जल में विलेय होते हैं। इसका कारण यह है कि इन पदार्थों के अणुओं का जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनना। ठीक, इनमें विलेय का मुख्य कारण है कि जो पदार्थ है वो हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं जल के अणुओं के साथ और वे पदार्थ जो घुलते नहीं हैं वो जल के साथ इस तरीके से बंध का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। ठीक, चलिए समझते हैं क्यों ऐसा होता है। कारण, घुलने का कारण है ना, इसका मतलब यह हुआ कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, घोलता है। ठीक है, समान समान को घोलता है। ठीक, कुछ ठोस समान समान को घोलता है, जैसे जैसे शर्करा, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड तथा एल्कोहल, एल्कोहल ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील हैं, जल में घुलते हैं, ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। है ना, जल में घुलते हैं। पानी एक ध्रुवीय विलायक है। ठीक है, शर्करा, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड तथा एल्कोहल ये आदि क्या होते हैं, जल में घुलते हैं। ओके, ध्रुवीय विलायक है। ठीक, इसका कारण यह है कि है ना समान समान को घोलता है। तो उसका कारण क्या है यहां घुलने का, कि जो पदार्थ है इन पदार्थ के अणुओं और जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध का बनना। ठीक, पदार्थ के अणुओं पदार्थ तथा जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध का बनना। ठीक, हाइड्रोजन बंध बनता है, इसी कारण क्या होता है ये पदार्थ पानी में घुलते हैं। ठीक, मान लीजिए हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, जब ये टूटता है तो सोडियम के आयन और क्लोराइड आयन ऐसे यहां से ब्रेक होकर टूट के अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, अब पानी की बात करें तो पानी में है ना, पानी में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है ऐसा और इसमें हाइड्रोजन होते हैं ऐसे। ठीक, ठीक है, वैसे ही इधर हाइड्रोजन होगा, पानी के तो अणु बहुत सारे होते हैं ना ऐसे, तो यहाँ ऑक्सीजन है ना। तो यहाँ क्या होता है, इनमें ऐसे जो है हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। ओके,
हाइड्रोजन बंध का निर्माण जो है यहाँ पे पानी के अणुओं में होती है, क्योंकि पानी के अणुओं में हाइड्रोजन बंध बनता है। इसके कारण ही क्या होता है, यह पदार्थ पानी में घुलने लगता है। कौन सा बंध बनता है, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध, ठीक, हाइड्रोजन बंध बनता है और हाइड्रोजन बंध बनने के कारण ही ये पदार्थ पानी में घुलते हैं और जो इनके साथ हाइड्रोजन बंध बनाने में असफल रहेंगे वो पानी में नहीं घुलेंगे। वहीं अगर हम बात करें अध्रुवीय विलायकों जैसे नेप्थेलीन, नेप्थेलीन जो है पानी के साथ वैसा क्रिया नहीं करता, इसी कारण यहाँ कोई बंध जो है यहाँ पे नहीं होता, इसके पास आवेश ही नहीं, नेप्थेलीन के पास जो है कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं, कोई चार्ज नहीं, ठीक, जिसके कारण ये क्या होता है, ध्रुवीय विलायक में नहीं घुलता, ये घुलता है किसमें, अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक, है ना। तो अध्रुवीय विलायक बेंजीन, ठीक, तो अध्रुवीय विलायक बेंजीन में घुलता है, C6H, है ना, अध्रुवीय विलायक बेंजीन में घुलता है। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि पानी उनको ही घोलता है जो उनके साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, और जो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते वो अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, ठीक है। तो ये इससे अपन समझ सकते हैं कि समान समान को घोलता है, यानी कि ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय पदार्थ घुलेंगे, अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय, ठीक, समझ में आ रहा है। तो इसी को अपन क्या कह सकते हैं कि समान समान को घोलता है, ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायक में घुलेंगे, अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में घुलेंगे। ओके, ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो चलते हैं अगले दिन नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, नमस्कार।